ओके, पहले तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल फीडबा ग्रुप में। थैंक यू। मैम, जानना चाहेंगे आपसे, ये जो कंट्रोवर्सीज चल रही है, इतनी जी। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, इसमें आपका किस तरीके से इनपुट आया एंड व्हाट द रोल यू आर प्लेइंग? एफआईआर की कॉपी कहाँ है? अंदर रखी है मैंने। देखिए, मेरी लड़ाई कभी राखी सावंत के ख़िलाफ़ थी ही नहीं। मैं लड़ रही थी उन लोगों से जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। इस लड़ाई में उड़ता हुआ तीर लेने बीच में आई राखी। क्यों आई, ये जाकर उससे पूछिए। उसका कहना है कि उसके भाइयों के ख़िलाफ़ अगर कोई विरोध करे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। करना पड़ेगा। अगर कोई महिला उसके भाइयों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करना चाहती है तो उस महिला को पूरा हक है कि वो उन लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करे। अगर उसके भाई निर्दोष हैं तो उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी महिला से वो उस महिला का संवैधानिक हक नहीं छीन सकती। लेकिन इतनी समझ नहीं है ना उसमें, इसलिए उड़ता हुआ तीर लेने वो आ जाती है लोगों की निजी लड़ाइयों में। रख दीजिए। अभी अगर मैं बात करूँ इस सारी चीज़ों की, तो आप डट के आदिल का साथ दे रही है, आदिल को फुल सपोर्ट करिए, इस बात पे क्या कहना है? देखिए, हाल ही में राखी सावंत ने मुझ पर एक फ़र्ज़ी आरोप लगाया। उसने ये कहा कि आदिल, राजश्री और शर्लिन चोपड़ा ने मिलकर उसका इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया। ये कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है। मैंने तुरंत साइबर पुलिस को एक ईमेल भेजी और ओशिवारा पुलिस स्टेशन पर एक कंप्लेंट भेजी, ये कहकर कि अगर राखी सावंत के इस फ़र्ज़ी आरोप में ज़रा भी सच्चाई हो तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ये पता चलता है साइबर पुलिस से और फॉरेंसिक रिपोर्ट से कि उसकी सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग हुई ही नहीं, तो फिर ऐसे में मैं चाहूँगी कि राखी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इस घिनौनी मजाक और हरकत के लिए। मैम, आप अभी भी एक और ईमेल लिख रही हो रिगार्ड राखी ने जो कहा है सुसाइड के लेके, एक क्या पूरा मैटर है, आप बता सके तो? देखिए, हम देख रहे हैं कि कैसे राखी सुर्खियों में रहने के लिए फ़र्ज़ी आरोप, फ़र्ज़ी कंप्लेंट कर रही है आए दिन। ये उसकी पुरानी आदत है। उसे लगता है कि कोई भी उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज नहीं करा सकता है। उसे लगता है कि ऐसा माइका लाल दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। उसको बता दूं कि पैदा हुआ है। उसका नाम है शर्लिन चोपड़ा। मैंने 8 नवंबर 2022 के दिन अंबोली पुलिस स्टेशन पर उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराई। न केवल उसके ख़िलाफ़ बल्कि उसके एडवोकेट के ख़िलाफ़ भी, एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट। जो चार्जेस लगे हैं वो हैं IPC 354A, IPC 500, IPC 506, IPC 509 और सबसे बड़ा चार्ज है IT एक्ट 67A। अब वो चाहते हैं कि जैसे तैसे मैं इस एफ़आईआर को वापस लूं। हाल ही में मैं पुलिस चौकी पर गई और मैंने पूछा वहाँ के SI से कि सर, चार्जशीट इस एफ़आईआर के मामले में कब फ़ाइल करी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि तत्काल चार्जशीट फ़ाइल करी जाएगी और ये भी कहा कि एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को 41A CRPC की नोटिस दी गई है और आज की तारीख में उनके पास बेल नहीं है, तो कभी भी वो गिरफ़्तार हो सकती हैं। इसके अलावा मैंने बार काउंसिल में एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज करी और उसके चलते आज हमें बुलाया गया
और हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम अपने इंडिविजुअल रिटन आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे, क्योंकि एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट का कहना है कि जब तक मैं एफआईआर वापस नहीं लेती हूँ वो माफ़ी नहीं मांगेंगी। उनका कहना है कि माफ़ी मांगकर क्या फ़ायदा, अगर एफआईआर मुझे करना ही है उनके ख़िलाफ़ तो माफ़ी मांगकर क्या फ़ायदा। मैंने उनसे कहा कि आप फ़ायदे नुकसान के बारे में ना सोचें, अगर आपने एक शर्मसार, एक घिनौना हरकत करी है तो आप माफ़ी मांगिए अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपके दिल में कोई पछतावा नहीं है, कोई रिमोर्स, कोई गिल्ट नहीं है, तो फिर माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं बनता। तो वो इसी बात पर अड़ी रही कि अगर उनका फ़ायदा होता है तो वो माफ़ी मांगेंगी। इसलिए हमसे कहा गया कि हम अपने रिटन आर्ग्यूमेंट्स पेश करें, जो हम बहुत जल्द पेश करने वाले हैं। ओके, बट कहीं ना कहीं कुछ समय पहले हमने देखा था कि आपकी और राखी की दोस्ती हो गई थी एंड आप मैसूर भी गई थी फॉर अगेंस्ट आदिल। तो ये पूरा सीन कैसे था और वो दोस्ती क्यों ख़त्म हो गई एंड अब आप आदिल के साथ हैं? जी, क्रोनोलॉजी समझिए आप। पहले क्या हुआ था, मेरी लड़ाई चल रही थी उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। उस लड़ाई में राखी सावंत उड़ता हुआ तीर लेने आ जाती है। फिर क्या होता है, फिर वो और उसकी वकील एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट दोनों मीडिया को मेरे आपत्तिजनक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाते हैं और मेरे लिए अभद्र, घिनौनी और बहुत ही घटिया, अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके चलते उनके ख़िलाफ़ एक एफआईआर दर्ज होती है 8 नवंबर 2022 के दिन। इसके अलावा एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज होती है बार काउंसिल में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद राखी और राजश्री दोनों मेरे घर आते हैं। राखी मुझसे माफ़ी मांगती है और मेरे सामने रोती है, गिड़गिड़ाकर कहती है कि मैं उसे अपना बहन मानूं, और बहन का वास्ता वो देकर कहती है कि मैं उसके साथ मैसूर जाऊं, क्योंकि वो पीड़ित महिला है और पीड़ित महिलाओं के लिए मैं हमेशा इंसाफ की गुहार लगाती हूँ, उनके साथ खड़ी होती हूँ और उनकी लड़ाई में शामिल होती हूँ। तो वो चाह रही थी कि मैं उसके लिए मैसूर जाऊँ और उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाऊँ, जो मैंने किया। जब उसने बहन का वास्ता दिया तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगी, लेकिन भूल मत जाना कि मैं अपने लिए भी स्टैंड लूँगी। मैं ख़ुद के लिए स्टैंड न लूँ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो महिला ख़ुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है वो क्या ही समाज सेवा करेगी। तो हम मैसूर गए। वहाँ पर मैंने जाना कि ऐसी कई बातें हैं जो नहीं बताई जा रही है। तो वहाँ पर राखी ने कहा कि मैं उसके एकेडमी लॉन्च के लिए उसके साथ दुबई चलूँ। आपको बता दूँ कि जहाँ जहाँ मैं गई मैंने टिकट्स ख़ुद से बुक किए। तो कल के दिन अगर वो कहे कि उसने शर्लिन चोपड़ा के लिए होटल रूम बुक करी या टिकट्स बुक किए, तो मैं झट से उसके झूठ का पर्दाफाश कर सकती हूँ, मेरे पास सबूत है। बहरहाल हम दुबई गए और वहाँ पर उसके एकेडमी लॉन्च हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद हम मुंबई लौटे। उसके बाद हम दोबारा दुबई गए दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड के लिए। कल्याण भाई ने मुझे इनवाइट किया था अपने अवार्ड शो में, और अवार्ड शो के बाद वापस आए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने बोला बहन अब तो सब कुछ अच्छा चल रहा है बहन। तो एक कागज़ पेश किया मेरे सामने जिस पर एफआईआर को वापस लेने की बात लिखी गई थी। मैंने उससे कहा कि सॉरी, ऐसे कागज़ पर मैं दस्तखत नहीं कर सकती हूँ। मैंने समझाया फिर से, मैंने बोला देख, तेरे बोलने पर मैं तेरे साथ मैसूर चली, तेरे लिए स्टैंड लिया, तो क्या मैं शर्लिन चोपड़ा के लिए स्टैंड न लूँ? ख़ुद से मैं दगा करूँ? क्यों? तूने जो हरकत करी, तेरे वकील ने जो हरकत करी,
उसके लिए मुझे स्टैंड लेना चाहिए ना। मैं स्टैंड ना लूँ अपने लिए? अगर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लूँगी तो मेरी विश्वसनीयता पूरी तरह से चूर चूर हो जाएगी। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, अब तो दोस्ती हो गई है ना, अब तो माफ़ कर देना, ये वो। मैंने बोला राखी प्लीज़, मैं अगर दूसरों के लिए स्टैंड ले सकती हूँ तो ख़ुद के लिए यकीनन ले सकती हूँ, और मुझे मजबूर मत कर किसी बात के लिए भी, दबाव मत डाल, अच्छी बात नहीं है। वहाँ से दरार पैदा होना शुरू हो गया। तो वो चाह रही थी, उसके वकील चाह रहे थे कि जैसे तैसे मैं इस एफआईआर को वापस लूँ, जो कि मैंने नहीं लिया। बस उसके बाद शुरू बयानबाजी, ये क्लोन है, ये है, ये नकलची है, ये नकल उतार के रोज़ी रोटी कमाती है। और जब मुझे पता चला कि आदिल भाई पर इसने फ़र्ज़ी आरोप लगाए, फ़र्ज़ी कंप्लेंट किए उनके ख़िलाफ़, उनको जेल की हवा खिलाई, उनको कंगाल बनाया, और उनका कसूर क्या था? उन्होंने एक सरफिरी लड़की से मोहब्बत करी, यही था ना कसूर, और क्या था? तो मुझे लगा नहीं, ये गलत है। अगर शर्लिन चोपड़ा एक पीड़ित महिला के लिए खड़ी हो सकती है, तो क्या शर्लिन चोपड़ा एक पीड़ित पुरुष के लिए खड़ी नहीं हो सकती? ये भेदभाव क्यों? स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इंसान तो इंसान होता है ना। तो मैंने आदिल भाई को बोला कि आदिल भाई, मैं अम्बोली पुलिस स्टेशन पर आपसे पहली बार मिली थी, आप मेरे पास आए, आपने बोला राखी को माफ़ करो, वो पागल है, सरफिरी है, उसके किए के लिए, उसके शर्मसार किए के लिए आपने माफ़ी मांगी। वहाँ से हम एक दूसरे को जानने लगे। आज मैं आपके साथ खड़ी हूँ, ये बहन अपने भाई के लिए खड़ी है, आप भूलिएगा मत, कुछ भी लगेगा आप बताइएगा मुझे। तो उन्होंने बोला कि थैंक यू शर्लिन, आपने मुझ पर विश्वास किया। बहुत मुश्किल होता है किसी के मुश्किल घड़ी में उसका साथ देना, उस पर विश्वास करना, ये बोलना कि आप तन्हा नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके इन चंद शब्दों के लिए मैं ताउम्र आपके लिए आपका आभारी रहूँगा। आप कुछ करें ना करें वो बात की बात है, लेकिन जो आपने प्रोत्साहन दिया इन शब्दों से, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से हम फिर से मिले। 22 अगस्त को मैं लौटी दुबई से, और लौटने के तुरंत बाद मीडिया वालों से मुझे पता चला कि 21 अगस्त के दिन आदिल भाई ने एक प्रेस मीट रखी थी। और हाल ही में उम्रा जाने से पहले राखी ने मुझ पर एक फ़र्ज़ी आरोप लगाया, ये कहकर कि मैंने उनकी सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग करी। मैंने कहा कि अगर सच में इस आरोप में सच्चाई है तो मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। साइबर पुलिस से मैंने गुजारिश करी कि प्लीज़ तत्काल साइबर रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करें, पता लगाएं वो कौन सा आईपी एड्रेस है, कौन सा डिवाइस है जिससे हैकिंग हुई है। कोई हैकिंग नहीं हुई, बंदी ने खुद अपने अकाउंट को डिसेबल करके एनेबल कर दिया। तो मैं कहती हूँ कि क़ानून के साथ आप खिलवाड़ क्यों करते हो? क़ानून का समय आप बर्बाद क्यों करते हो? हाँ, फ़र्ज़ी आरोप, फ़र्ज़ी कंप्लेंट, क्या है ये? शर्म करो। अरे इतने सारे अपराध हो रहे हैं इस देश में, असली रेप हो रहे हैं, असली मर्डर हो रहे हैं, हाँ, असली हैकिंग हो रही है, और आप पुलिस का समय बर्बाद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ओके, जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले ही मेंशन किया कि आप दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स में गई थी, तभी हमें ऐसे पता चला है कि राखी ने कहा था कि जो अवार्ड्स है आदिल ने खरीदे हैं। वहीं जैसे आपने कल्याण जी के नाम मेंशन किया, उन्होंने भी इस बात पर जस्टिफिकेशन दिया है कि नहीं, मैं अवार्ड्स नहीं बेचता हूँ, एंड आई कैन क्लियरली सी अवार्ड्स बिहाइंड यू जी। ऑल्सो। तो ये अवार्ड्स खरीदने बेचने का क्या सीन है? देखिए,
राखी कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, बट उसके पास सबूत नहीं होता है अपनी कही हुई बात को सच साबित करने के लिए। फ़र्ज़ी आरोप लगा सकती है, फ़लाने ने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग कर दी, ऐसा बोलती है। साबित करो, साबित करो कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग हुई है, साबित करो। नहीं कर सकते क्योंकि हुई ही नहीं। फ़लाना अवार्ड्स बेचता है, साबित करो। हाँ, आप क्या ड्रामे करते हैं लोगों के अवार्ड फंक्शंस में जाकर। जिस अवार्ड पर जिस किसी सेलिब्रिटी का नाम होता है वो टैग निकाल कर अपने किसी मन चाहे गेस्ट को वो अवार्ड पेश करती है, क्या ये जायज़ है? हाँ, और अगर अवार्ड फंक्शन का स्पॉन्सर या ऑर्गेनाइज़र उसे टोकता है, कहता है कि नहीं ऐसे मत करो, आप किसी का नेम टैग हटाकर वो अवार्ड किसी और को नहीं दे सकते, तो बस उस पर एक झूठा आरोप लगाती है कि अच्छा तू मुझे सिखाएगा, चल अब देख मैं क्या करती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि बंद करो ये सब। आप क्या जवान हो रहे हो दिन ब दिन? नहीं ना, उम्र तो आपकी बढ़ती जा रही है, हम सब की बढ़ रही है। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ मैच्योरिटी आनी चाहिए ना, सोच में, हरकतों में। हाँ, सुबह शाम आप अल्लाह मियाँ बोलते, तो अपनी हरकतों से आप इजहार करो कि आप अल्लाह की बंदी हैं, लेकिन नहीं, दूर दूर तक नहीं। फ़र्ज़ी मुसलमान हैं आप। क्या अल्लाह मियाँ झूठे आरोप लगाने को बोलते हैं, लोगों को परेशान करने को बोलते हैं, लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने को बोलते हैं, लोगों को ठगने को बोलते हैं? हाँ, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने को बोलते हैं? नहीं बोलते ये सब अल्लाह मियाँ। अल्लाह मियाँ बोलते कि उनके रास्ते पर चलो। अल्लाह मियाँ के रास्ते पर सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई होती है। झूठ, फरेब, धोखा, चीटिंग, इन चीज़ों के लिए जगह नहीं होती है उनके रास्ते पर। तो सिर्फ ज़ुबान से मैं मुसलमान हूँ कहना बंद करो, एक सच्ची मुसलमान बनकर दिखाओ, सच बोलना शुरू करो। राखी ने कहा था कि उनके साथ गलत हुआ है, देन उनको ज़बरदस्ती इस्लाम एक्सेप्ट करवाया गया था और अब वो कर रही है, वो उम्रा करने गई। लेकिन अगर उम्रा करने की बात करें तो जो उन्होंने वहाँ से वीडियोज़ शेयर की है जहाँ वो कह रही है कि आदिल मुझे नहीं, खुदा को जवाब दो, तो ये सारी चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कई मुसलमान उम्रा के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो ड्रामे नहीं करते, वहाँ पर जाकर वो सच्चे मन से अल्लाह मियाँ की इबादत करते हैं, सच्चे मन से वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, सच्चे मन से वो अल्लाह का सजदा करते हैं। इसे नहीं पता अल्लाह से मोहब्बत करना क्या होता। एक बार मोहब्बत करके देखें, इसको समझ में आएगा कि अल्लाह मियाँ क्या हैं, उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं हमसे, उनके रास्ते पर चलने का मतलब क्या होता है। कभी मोहब्बत तो करे अल्लाह मियाँ से। अफसोस कि आज तक उसे मोहब्बत नहीं हुई। तो ये बड़ा शर्मसार है और मैं चाहूँगी कि बहुत जल्द वो कुरान शरीफ पढ़े, समझे उसमें क्या लिखा है और इस्लाम धर्म के साथ खिलवाड़ ना करे। बहुत ही प्यारा धर्म है ये। मेरी माँ मुसलमान है। मुझे याद है बचपन में मैंने माँ से पूछा था कि अल्लाह मियाँ कितनी बार माफ़ करते हैं इंसान को, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार माफ़ करते? तो माँ ने बताया कि आप जब जब सच्चे मन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, अल्लाह मियाँ माफ़ करते रहेंगे। कोई लिमिट नहीं है। ऐसे कैसे कोई लिमिट नहीं है? लिमिट तो होनी चाहिए ना, मैंने कहा बचपन में। तो माँ ने बोला नहीं, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो बेइंतहा मोहब्बत करते अपने बच्चों से।
तो अभी भी समय है। राखी अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांग ले अल्लाह मियाँ से, वो माफ़ करेंगे। मोहब्बत कर अल्लाह मियाँ से, इस्लाम को बदनाम मत कर। उम्रा के लिए जाकर हाँ इस्लाम धर्म के नाम पर ड्रामे मत कर, इबादत कर सच्चे मन से, अल्लाह मियाँ की इबादत कर, तो देख तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसको नहीं करना है, उसको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी एक बार, जैसे अगर बात करें उम्रा करने की, तो वी ऑल नो के मक्का मदीना में सिर्फ मुस्लिम ही जा सकते हैं। एंड राखी की अगर बात करें, राखी कहती है कि उनका नाम अब फातिमा है, बट कहीं ना कहीं उनके जो प्रूफ्स है वो आज भी राखी सावंत के नाम पे। तो व्हाट टू से ऑन दिस, हाउ इज पॉसिबल टू गो ओवर देयर? माइक लीजिए। जब एक इंसान उम्रा के लिए जाता है तो जो फर्स्ट कंडीशन है दैट ही हैज़ टू बी अ मुस्लिम। राखी सावंत के केस में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग वी वर नॉट इंटरेस्टेड, और वो गए हैं तो हमारी शुभकामना है कि वो गए हैं और वो पूरे देश के लिए सबके लिए दुआ करें। पर जो लोगों का हमारे पास मैसेजेस आ रहा है या जो लोगों के क्वेरीज़ हैं उनको लेकर, तो इसलिए हमको इस चीज़ में घुसना पड़ा। सबसे पहले जब एक इंसान उम्रा पे जाता है तो सबसे पहले उसको एक सच्चा मुसलमान होना है, क्योंकि उम्रा पे जाना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। हमारे में ऐसा माना जाता है कि वो अल्लाह की तरफ से आपको बुलावा आया है, एक नेक पाक इंसान वहाँ पर जाता है। राखी की आदिल से शादी हुई लास्ट ईयर, उन्होंने अपना नाम चेंज किया फ़ातिमा। नाउ द क्वेश्चन अराइज़ कि अगर उन्होंने अपना नाम चेंज किया और इस्लाम धर्म को कबूल किया, तो जो 1.5 साल का टाइम पीरियड या 1 साल का टाइम पीरियड था, क्या उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन को चेंज किया या नहीं किया? क्योंकि हम जो उनके सारे इंटरव्यूज़ चेक कर रहे थे तो बीच में उन्होंने बहुत ज़्यादा इशू किया था कि मुझे उम्रा पे जाना है पर मुझे परमिशन नहीं मिल रही है। तो जब उस टाइम पर परमिशन नहीं मिल रही थी, तो अभी ऐसा स्पेशल क्या हो गया या ऐसे कौन से स्पेशल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किया जो जिसके लिए हमने RTI भी मारा है और हमने एक ऑफिशियल लेटर लिखा है जानने के लिए कि उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। अगर आप मुस्लिम हो गए हो तो आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, क्या वो आपके मुस्लिम नाम से है या आपके ओल्ड नाम से है? क्योंकि एज़ पर द लॉ, जो हमारा इंडिया का लॉ है, उसमें यू कैन नॉट हैव डबल आइडेंटिटी। ठीक है, आपकी 2 पहचान नहीं हो सकती है, 2 डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकते। तो अगर वो सच्ची मुसलमान बनकर अगर गई है तो हमारी शुभकामनाएं। पर अगर उन्होंने खाली एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए या खाली एक दिखावे के लिए अगर वो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक मुस्लिम समाज जो करोड़ों मुस्लिम्स हैं उनके सेंटीमेंट नॉट ओनली ऑफ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स के सेंटीमेंट को हर्ट किया है, और वो कहीं ना कहीं एक बहुत रॉन्ग स्टेप हो जाएगा। अगर आपके केसेस की बात करें तो व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव? शर्लिन के केस में हमने अभी डेफेमेशन फ़ाइल कर रहे हैं, जिनके लिए हम बहुत जल्दी नोटिस सर्व करने वाले हैं, और एक क्रिमिनल कंप्लेंट है। ऑलरेडी एक जो FIR चल रहा है उसके ऊपर हमने लेटर डाला है कि उस पर चार्जशीट फ़ाइल की जाए, ताकि हम उसको एक स्पीड प्रोसेस के अंदर उस चीज़ पे फॉलो अप करें, बिकॉज वी आर रेडी विद ऑल आवर आंसर्स एंड वी आर रेडी विद ऑल आवर प्रूफ्स। रही बात जो आदिल वाला मैटर है, आदिल वाले मैटर में भी हमने डेफेमेशन फ़ाइल कर दिया है, आदिल वाले मैटर में क्रिमिनल कंप्लेंट फ़ाइल कर दी है, एंड आफ्टर 2 डेज़ वी आर फाइलिंग फॉर द क्वॉशिंग जो FIR उनके ऊपर हुआ था। तो हमारे जो एडवोकेट्स की टीम्स हैं वो इसी चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत जल्दी सारी चीज़ें हम विद प्रूफ सामने रखेंगे। शर्लिन, अगर लास्ट में मैं बात करूँ तो आपने बातों में बताया कि किस तरीके से आपकी मुलाकात हुई थी आदिल से, फिर आपने आदिल को भाई बना लिया। आदिल की बात करें तो आदिल अभी राशि से राखी बनवा रहे, क्या कहना है इस बात पे? आप राखी बांधने वाली है या नहीं? जी, मैंने कॉल किया उनको, मैंने बोला भाई बहन से राखी कब बंधवाओगे? आज रक्षाबंधन का दिन है। तो कह रहे थे कि कुछ पेपर वर्क करना है, वो निपटा कर आएंगे और कोई गिफ्ट भी लेकर आएंगे। मैंने कहा भाई कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आप बस आइए, मैं आपको राखी बांधना चाह रही हूँ और आप मुझे एक मिठाई खिला देना बस, और क्या। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं
जितना हो सके आपको सपोर्ट करूँगी। एक बहन आपसे ये वादा कर रही है। और आज के दिन भाई रक्षा करने का वादा करता है, रक्षा करने की कसम खाता है, लेकिन आज मैं ये कसम खाती हूँ कि जितना मुझसे हो सके मैं आपके लिए करूँगी, क्योंकि मैंने ये जाना है कि आप सच्चे हैं। मैंने ये जाना है कि आपके साथ गलत हुआ है। मैंने ये जाना है कि आप बेकसूर हैं, और इसलिए, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मैं आपका साथ दे रही हूँ। ओके, अगर मैं बात करूँ राखी की, तो राखी ने ये कहा है कि आप लोग ग्रुपिज्म करके, लाइक आप राष्ट्रीय आदिल ग्रुपिज्म करके उनको टारगेट कर रहे हैं, लाइमलाइट के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस पे क्या कहना है? मैं कहना चाहूँगी कि लाइमलाइट के लिए मैं एकता कपूर जी के साथ जुड़कर उनके लिए वेब सीरीज़ करती हूँ। लाइमलाइट के लिए मैं एक फ़र्ज़ी इंसान के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहूँगी। एक फ़र्ज़ी इंसान के लगाए हुए फ़र्ज़ी आरोपों पर अपनी सफाई देना पसंद नहीं करती हूँ लाइमलाइट के लिए। तो वो जो कहती है कि झुंड में सूअर आते हैं, शर्म कर, रोज़ा छोड़ने के बाद, हाँ, मुसलमान भाई बहन एक साथ एक थाली में खाना खाते हैं। तू क्या बोल रही? हाँ, कितना गलत बोल रही तू, कितनी घटिया सोच है तेरी। छी, हमारे मुसलमान भाई झुंड में जाते हैं नमाज़ पढ़ने। क्या बोल रही तू? हाँ, झुंड में कौन आते हैं? इसे एकता, प्यार, मोहब्बत, इन चीज़ों के बारे में कोई इल्म नहीं है। जिस दिन ये जानेगी, समझेगी कि एकता क्या चीज़ है और प्यार मोहब्बत किसे कहा जाता है, तब शायद इसे एहसास होगा। आज ये कहती है कि ये देखो, ये 3 लोग झुंड में आए हैं सूअरों की तरह। नहीं, हम झुंड में आए हैं उन लोगों की तरह जो एकता में विश्वास रखते हैं। हम तीनों के साथ आपने फ़रेब किया, हम तीनों को आपने धोखा दिया। बात सिर्फ हम तीनों की है ही नहीं, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपने फ़रेब किया, जिनको धोखा दिया। वो भी हमारी इस लड़ाई में शामिल होने को तैयार हैं। इस मुहिम में वो लोग भाग लेना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं जब जहाँ अगर समझो ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, अगर कहीं बाहर निकलती हूँ, तो कहते हैं लोग, अरे अरे शर्लिन चोपड़ा ना। मैं बोलती हूँ हाँ बोलिए। नहीं, बस हम आपके साथ हैं, बस यही बोलना है, हम आपके साथ हैं। आपकी लड़ाई आप जारी रखिए, आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। तो अच्छा लगता है जब लोग ऐसा बोलते हैं। उनको भी समझ में आता है, देखो पब्लिक सब जानती है, सब समझती है, सब देख रही है। हाँ, बैठे बैठे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिसेबल कर दिया, फिर सोचा क्या किया जाए, चलो एक फ़र्ज़ी आरोप लगाते हैं। तुरंत मीडिया को एक वॉइस नोट भेजती है, गाइस मैं जा रही हूँ, हाँ ओशिवरा पुलिस चौकी जा रही हूँ। पता है शर्लिन चोपड़ा ने, आदिल ने, राशि ने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट 10 मिलियन का इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया। सच में? कम ऑन, साइबर पुलिस है। हाँ, साइबर पुलिस के लिए ये मालूम करना मिनटों का काम है कि अकाउंट सच में हैक हुआ या नहीं हुआ। फ़र्ज़ी इंसान, शर्म करो। बात बात पर झूठ टपकता इसके मुंह से। खबरों की माने तो राखी वापस आने वाली है आज, क्या कहना है? व्हाट विल बी योर नेक्स्ट मूव और क्या होने वाला है? आप झूठे आरोप लगाते जाओ, हम आपका पर्दाफाश करते जाएंगे। क्योंकि जो आप करते हैं ना, आपको लगता है कि वो एंटरटेनमेंट है। नहीं, क़ानून के साथ खिलवाड़ करना एंटरटेनमेंट नहीं होता है। संविधान के साथ खिलवाड़ करना एंटरटेनमेंट नहीं होता है। किसी इंसान पर झूठे आरोप लगाकर, बेबुनियाद आरोप लगाकर उसे जेल की हवा खिलाना एंटरटेनमेंट नहीं होता है। किसी महिला से इंसाफ की लड़ाई का हक छीनना एंटरटेनमेंट नहीं होता है। समझो आप बात को। उम्रा जाकर इस्लाम धर्म के नाम पर, हाँ, वहाँ पर ड्रामे करना
एंटरटेनमेंट नहीं होता है। अब बस बहुत हो गया। अब जब जब आप झूठ बोलेंगी, मैं सामने आकर आपके झूठ का पर्दाफाश करती रहूँगी, और सिर्फ ज़ुबानी तौर पर नहीं, एविडेंस के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो कानून का समय बर्बाद करना बंद करो। इस देश में असली रेप हो रहे हैं, असली अपराध हो रहे हैं, असली हैकिंग हो रही है। तो कानून का, पुलिस का समय बर्बाद ना करो, गलत है ये। ओके, लास्टली जानना चाहूँगी, क्या कोई ऐसी बात है राखी की जो ऑडियंस को नहीं पता है, आपको पता, आप शेयर कुछ करना चाहेंगी? ऐसी कोई बात नहीं है जो ऑडियंस को ना पता हो। दर्शक सब देख रहे हैं, सब समझते हैं। देखिए, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर एक किस्म का डिसऑर्डर है। अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं इस दुनिया में। अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर भी एक किस्म का डिसऑर्डर है, लेकिन इस डिसऑर्डर को इस कदर ख़ुद पर हावी होने देना ये बहुत गलत है। यानी आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद, मतलब किसी भी हद पर आप गिर सकते हैं। क्यों? फ़र्ज़ी आरोप, फ़र्ज़ी कंप्लेंट करके क्या हासिल होगा? लोगों को जेल की हवा खिलाकर क्या हासिल होगा? अल्लाह मियाँ तो ऐसा नहीं बोलते हैं। अल्लाह मियाँ तो बोलते हैं सच्चाई के रास्ते पर चलो, ईमान अपना मत बेचो। क्या कर रहे हो आप? मत करो ऐसा। इस्लाम धर्म को बदनाम मत करो। बहुत ही प्यारा धर्म है ये। मैं मानती हूँ अल्लाह मियाँ को। अल्लाह मियाँ मेरे सब कुछ हैं। मेरे डैडी हैं, मेरे मम्मी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, मेरे सब कुछ हैं अल्लाह मियाँ। ऐसा मत करो। अल्लाह अल्लाह बोलकर आप झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, ठगते हैं लोगों को। अल्लाह का कोई खौफ नहीं है, ना ही अल्लाह से कोई मोहब्बत है। बहुत ही शर्मसार है ये। थैंक यू। थैंक यू सो मच।